आप सभी का स्वागत है नैरेटिव नेशन में। मैं हूं दिव्या त्रिवेदी और मैं हूं अमित शाह। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए ताकि आपकी मदद से देश भर में राष्ट्रीय हित की हर जरूरी बात हर घर तक पहुंच सके। यहां आपको मिलती है देश हित से जुड़ी बड़ी खबरें, गहरी जानकारी और मजबूत विश्लेषण। हर मुद्दे पर सीधी बात, साफ नजरिया और भारत फर्स्ट सोच के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रिपोर्ट। बिल्कुल। तो आज जिस विषय पर हम एक डीप डिस्कशन करने वाले हैं वो सच में किसी राजनीतिक भूकंप से कम नहीं है। मेरा मतलब है, जब किसी विशाल किले की दीवार अचानक ढह जाती है तो लगता है अचानक हुआ, पर जमीन तो सालों से खिसक रही होती है ना। एकदम सही एनालॉजी है। और ये तुलना 2026 के वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली चुनावों पर पूरी तरह फिट बैठती है। जब चुनाव के नतीजे आए तो पूरे देश के लिए वो एक अचानक आया भूकंप था, पर उसकी जो टेक्टोनिक प्लेट्स थी, यानी सामाजिक आक्रोश और रणनीतिक बदलाव, वो सालों से घूम रही थी। हाँ, और इस किले के ढहने की पूरी कहानी और उन दरारों के बारे में आज हम गहन चर्चा करेंगे। और श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दें, इस एनालिसिस के लिए हमने अल जजीरा की ग्राउंड रिपोर्टिंग, द गार्डियन, द एवेन्यू मेल और डीडी न्यूज़ जैसे कई सोर्सेज का सहारा लिया है। जी, और इसके अलावा डेली पायनियर, नेशनल हेराल्ड और इलेक्शन कमीशन के आधिकारिक आंकड़ों को भी हमने पूरी तरह से एनालाइज किया है। हमारा मेन मिशन ये समझना है कि आखिर कैसे बीजेपी ने पहली बार वेस्ट बंगाल में अपना परचम लहराया और 15 साल के टीएमसी शासन का अंत कैसे हुआ। पर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी स्पष्टीकरण देना यहाँ महत्वपूर्ण है। देखिए, क्योंकि इन स्रोतों में लेफ्ट विंग और राइट विंग दोनों तरह के विचारधाराओं के तथ्य और आरोप शामिल हैं, इसलिए यह चर्चा किसी भी राजनीतिक पक्ष या नेता का समर्थन या विरोध नहीं करती। बिल्कुल, हमारा लक्ष्य बस ओरिजिनल सोर्सेज में दी गई जानकारी और विचारों को पूरी तरह से निष्पक्ष यानी इम्पार्शियल तरीके से श्रोताओं तक पहुंचाना है। तो चलिए सीधे उन आंकड़ों पर नजर डालते हैं जिन्होंने पूरी तस्वीर बदल दी। नंबर्स क्या कहते हैं? तो इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों पर गौर करें तो 294 सीटों वाली असेंबली में बीजेपी ने 206 सीटों पर एक तरफा जीत दर्ज की, और वहीं पिछले 15 साल से सत्ता पर काबिज टीएमसी महज 81 सीटों पर सिमट कर रह गई। वेट, 206 सीटें? ये तो पूरी तरह से स्वीपिंग मेजॉरिटी है। और बाकी पार्टियों का क्या हाल रहा? बाकी पार्टियां जैसे आईएनसी और एजेयूपी को 2-2 सीटें मिली, जबकि सीपीआईएम और एएसआईएफ को 1-1 सीट मिले। पर इस चुनाव की जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी वो था वोटिंग परसेंटेज। ओह हाँ, मैंने पढ़ा था इसके बारे में। 92.93% वोटिंग हुई थी, है ना? एग्जैक्टली, 92.93%। आमतौर पर इतना भारी मतदान किसी भी आम चुनाव में देखने को नहीं मिलता। ये परसेंटेज इस चुनाव का सबसे बड़ा संकेत था, क्योंकि जब जनता इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकल रही है तो मतलब क्लियर है कि इलेक्टोरेट के अंदर एक बहुत गहरा उबाल है। सही कहा। अल जजीरा की एक रिपोर्ट में एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण था। उन्होंने सीमा दास नाम की एक महिला का जिक्र किया जो दिल्ली में काम करती हैं। उन्होंने सिर्फ अपना वोट डालने के लिए दिल्ली से वेस्ट बंगाल तक का 2 दिन का सफर तय किया। बाप रे, 2 दिन का सफर सिर्फ वोट डालने के लिए! ये तो दिखाता है कि लोगों में सत्ता बदलने की एक तीव्र आकांक्षा थी। पर इन सब में शुवेंदु अधिकारी का प्रदर्शन सबसे बड़ी खबर बन गया। ओहो, उनका परफॉर्मेंस तो ऐतिहासिक रहा। उन्होंने नंदीग्राम में 9,665 वोटों के मार्जिन से जीत हासिल की। पर सबसे बड़ा उलटफेर तब हुआ जब उन्होंने चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को उनके ही गढ़ भावनीपुर में हरा दिया। भावनीपुर में? वो तो उनका सबसे सुरक्षित किला माना जाता था ना? हाँ, और वो भी लगभग 15,114 वोटों से। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर का अपने ही किले में इतनी बुरी तरह हारना ये मामूली घटना नहीं है, खासकर जब एग्जिट पोल्स कांटे की टक्कर बता रहे थे। वही तो मैं सोच रही थी कि मतलब एक क्षेत्रीय पावर हाउस इतनी बुरी तरह से अचानक कैसे धंस गया? ऐसा क्या हो रहा था जमीन पर जो पोल्स भी नहीं पकड़ पाए? इसका जवाब उन दरारों में छिपा है। डेली पायनियर और द गार्डियन के अनुसार टीएमसी के खिलाफ एक बहुत ही खामोश लेकिन ताकतवर साइलेंट एंटी इनकम्बेंसी पनप रही थी। 15 साल में सरकार के खिलाफ गुस्से का एक बड़ा पहाड़ बन चुका था, और इसकी सबसे बड़ी वजह थी भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार तो हर जगह एक मुद्दा होता है, पर यहाँ स्कूल रिक्रूटमेंट स्कैम ने जनता के विश्वास को पूरी तरह तोड़ दिया था। बिल्कुल। सोचो, एक परिवार अपने बच्चे को पढ़ाता है कि उसको सरकारी नौकरी मिलेगी, और फिर उन्हें पता चलता है कि नौकरियां तो बेची जा चुकी हैं। जब पार्था चैटर्जी और ज्योति प्रिया मलिक जैसे कद्दावर मंत्रियों की गिरफ्तारियां हुईं और कैश के अंबार मिले, तो लोग इसको सिर्फ स्कैम नहीं, एक सिंडिकेट राज मानने लगे थे। पर यहाँ मैं थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी।
चाहूंगी, सॉरी। देखिए, भ्रष्टाचार अपनी जगह है, पर टीएमसी के पास कन्याश्री और लक्ष्मी भंडार जैसी सुपरहिट योजनाएं भी तो थी। उन योजनाओं से सीधे महिलाओं के बैंक अकाउंट में पैसे जा रहे थे, राइट? हाँ, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर था वो पूरा। तो महिला वोटर्स, जो उनका सबसे मजबूत कोर बेस थे, वो अचानक इन योजनाओं को भूलकर खिलाफ क्यों चली गईं? क्या लॉ एंड ऑर्डर का गुस्सा इन वेलफेयर स्कीम्स पर भारी पड़ गया? ये चुनाव का सबसे दिलचस्प पॉइंट है। एक वक्त के बाद आर्थिक लाभ आपकी बुनियादी सुरक्षा के सामने छोटा पड़ जाता है, और यही पॉइंट आया संदेश खाली और अगस्त 2024 के आरजी कार मेडिकल कॉलेज रेप मर्डर केस के टाइम पर। ओ हाँ, उन घटनाओं ने तो पूरे देश को हिला दिया था। एग्जैक्टली। द गार्डियन और नेशनल हेरल्ड बताते हैं कि इन घटनाओं ने महिलाओं के भरोसे को अंदर तक तोड़ दिया। जिस तरह से संदेश खाली में अपराधों की पोल खोली, उसने महिलाओं में भारी आक्रोश पैदा कर दिया। बीजेपी ने इसे आम अपराध की तरह नहीं, बल्कि स्टेट स्पॉन्सर्ड इम्प्यूनिटी के रूप में पेश किया। यानी सरकार खुद अपराधियों को बचा रही है, ये नैरेटिव बन गया था। सही। और जब बुनियादी सुरक्षा खतरे में हो, तो बैंक अकाउंट में आने वाले थोड़े पैसे अहमियत नहीं रखते। इसका असर वोटिंग पर साफ दिखा। द पायनियर ने लिखा है कि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स जैसे कूच बिहार और मालदा में, जहां महिला वोटर्स टीएमसी के पक्ष में रहती थीं, वहां इस बार उन्होंने एकजुट होकर बीजेपी के लिए वोट किया। और रेखा पत्रा का हिंगालगंज से जीतना इसका सबसे बड़ा प्रतीक है। उनकी जीत उस नाराजगी का आकार थी जिसे टीएमसी भांप नहीं पाई। पर सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी से 206 सीटें नहीं आती। इसके पीछे बीजेपी की अग्रेसिव रणनीति का भी बड़ा हाथ था। हाँ, मैंने पढ़ा था कि 2021 की हार के बाद बीजेपी ने अपना अप्रोच पूरी तरह बदल दिया था। अमित शाह ने वहां लगातार 15 दिन कैंप किया था ना? हाँ, उन्होंने कोई नई पॉलिसी बनाई थी, अंगा बंगा कलिंगा, ऐसी कुछ। हाँ, अंगा बंगा कलिंगा, ये एक काफी डीप मल्टी डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी थी। देखिए, अंगा का मतलब है बिहार और झारखंड से लगने वाले बॉर्डर एरियाज, जहां हिंदी भाषी वोटर्स हैं। कलिंगा उड़ीसा से सटे हुए क्षेत्रों के लिए। अच्छा, और बंगा यानी कोर बंगाल का हिस्सा। तो उन्होंने पूरी बाउंड्री और कोर एरियाज को टारगेट किया। बिल्कुल। पहले बीजेपी सिर्फ नॉर्थ बंगाल और जंगल महल तक सीमित थी, पर इस बार उन्होंने साउथ बंगाल और अर्बन कैलकाटा में भी घुसपैठ की। जैसे राशबिहारी से स्वपनदास गुप्ता और माणिकताला से तपस रॉय का जीतना, ये पहले टीएमसी के गढ़ थे। और दिलीप घोष की खड़गपुर सदर से 26,000 वोटों के मार्जिन से जीत भी यही दिखाती है कि उनका ग्राउंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन बहुत स्ट्रांग हो चुका था। पर रणनीति के अलावा वोटर्स के माइंडसेट को बदलने के लिए मुद्दे क्या थे? वही सबसे बड़ा खेल था। आमतौर पर असेंबली चुनाव पानी, सड़क जैसे लोकल मुद्दों पर लड़े जाते हैं, लेकिन अल जजीरा की रिपोर्ट बताती है कि इस बार चुनाव को पूरी तरह राष्ट्रीय सुरक्षा और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर शिफ्ट कर दिया गया। ओह, यानी सीधा पोलराइजेशन। टीएमसी का तो लगभग 30% मुस्लिम वोट बेस हमेशा से सॉलिड रहा है, तो उसको काउंटर कैसे किया गया? बीजेपी ने सिस्टमैटिक तरीके से हिंदू वोटों का कंसोलिडेशन किया। पीएम मोदी और अमित शाह ने अपनी रैलियों में इलीगल इन्फिल्ट्रेशन, बॉर्डर सिक्योरिटी और सीएए को देश की सुरक्षा से जोड़ दिया। जब चुनाव राष्ट्रीय आइडेंटिटी पर आता है, तो वोटिंग पैटर्न मैक्रो लेवल पर चेंज हो जाता है। इस बार हिंदू कंसोलिडेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर था। पर इन सब के बीच एक और ऐसी प्रशासनिक प्रक्रिया हुई जिसने पूरे राज्य में बवाल खड़ा कर दिया। आप एसआईआर विवाद की बात कर रहे हैं ना, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये मामला तो जुडिशियल सिस्टम तक चला गया था। जी, इसको समझे बिना 2026 के नतीजों को पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। चुनाव से ठीक पहले इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट से करीब 9 मिलियन यानी 90 लाख वोटर्स के नाम पूरी तरह से हटा दिए। वेट, सच में 90 लाख? ये तो पूरे इलेक्टोरेट का ऑलमोस्ट 12% है। इतने सारे नाम अचानक कैसे कट सकते हैं? ईसी के अनुसार इसमें से 6 मिलियन लोगों को डेड या एब्सेंटी बताया गया, और बाकी 2.7 मिलियन के आसपास ऐसे केसेस थे जिन्हें सिटीजनशिप और डॉक्यूमेंटेशन पर डाउट के चलते ट्राइब्यूनल्स में लटका दिया गया। बाप रे, द गार्डियन और बाकी पेपर्स ने इस पर बहुत कवर किया था। टीएमसी का तो सीधा आरोप था कि ये माइनॉरिटीज और रूरल वोटर्स को टारगेट करके किया गया है, ताकि उन्हें वोटिंग से रोका जा सके। और वहीं बीजेपी इस कदम को स्ट्रांगली डिफेंड कर रही थी। उनका कहना था कि ये सिर्फ घुसपैठियों और फर्जी वोटों की जरूरी सफाई थी। विवाद इतना बढ़ गया था कि कलकत्ता हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को दखल देना पड़ा। 150 जजेस की खास नियुक्ति हुई इस मामले के लिए। पर क्या वाकई में इन 90 लाख वोटों का हटना इस 206 सीट वाली जीत का सबसे बड़ा कारण था? अगर ये 90 लाख वोटर्स लिस्ट में होते तो क्या नतीजे अलग होते? देखिए, नीलांजन सरकार ने इस पर एक बहुत सटीक ऑब्जर्वेशन दिया है। उनके अनुसार ये वोटर लिस्ट का सफाया सिर्फ एक मार्जिनल फैक्टर था। अच्छा,
तो यानी आम जनता का गुस्सा ही असल वजह थी। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने का मेन इंजन एंटी इनकम्बेंसी थी। ये एसआईआर प्रक्रिया तो बस उस इंजन में डाला गया थोड़ा सा ईंधन या एक एक्सेलरेटर साबित हुई। एक पार्टी जब 81 सीटों पर आकर सिमट जाए तो उसे सिर्फ वोटर लिस्ट की खामियों का नतीजा नहीं माना जा सकता। सही बात है। माइंडसेट्स पूरी तरह बदल चुके थे और इसी का चरम बिंदु हमें काउंटिंग वाले दिन देखने को मिला। हारे और जीते हुए पक्षों की प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग दिशाओं में थी। नेशनल हेराल्ड और डेली पायनियर ने ममता बनर्जी के उस दिन के गुस्से को विस्तार से नोट किया है। उन्होंने अपनी हार और नतीजों को पूरी तरह से इमोरल करार दिया। उन्होंने तो ईवीएम में छेड़छाड़ के सीधे आरोप लगाए थे ना, सीसीटीवी बंद करने और सेंट्रल फोर्सेस पर भी आरोप थे। हाँ, उनका दावा था कि 100 से ज्यादा सीटों पर जनमत लूटा गया है और ये सब एक साजिश का हिस्सा था। पर दूसरे खेमे में तो पूरी आतिशबाजी चल रही थी। पीएम मोदी ने इसे बंगाल का नया सूरज बताया और मैंने द एवेन्यू मेल में पढ़ा कि दिल्ली में जश्न के दौरान जलमुरी और रसोगुल्ला बांटे गए। जलमुरी और रसोगुल्ला बांटना बस मिठाई खाना नहीं था, ये राष्ट्रीय राजधानी में बैठकर बंगाल पर अपना सांकेतिक दबदबा दिखाने का एक तरीका था, क्योंकि इस जीत का असर सीधे नेशनल पॉलिटिक्स पर पड़ने वाला था। वो कैसे? देखिए, 2024 के आम चुनावों में बीजेपी को एक झटका लगा था, जहां उन्हें अलाइज पर निर्भर होना पड़ा। इस जीत ने उस नैरेटिव को मोड़ दिया और उनकी हेजेमोनिक पावर यानी एक छत्र राज को वापस स्थापित कर दिया। और ममता बनर्जी की जो राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं थी, उन्हें तो भारी चोट पहुंची होगी। वो खुद को नेशनल ऑपोजिशन के चेहरे के रूप में पेश कर रही थी। अपने ही घर में ऐसी हार से पूरे राष्ट्रीय विपक्ष का कॉन्फिडेंस हिल गया। एकदम। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो साफ है कि ये किसी एक मुद्दे का चुनाव नहीं था। सत्ता विरोधी लहर, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा, हिंदू कंसोलिडेशन और सीआईआर जैसी विवादित प्रक्रिया, इन सब ने मिलकर एक ऐसी पार्टी की सरकार बनवाई जिसका वहां कुछ साल पहले तक कोई बड़ा आधार नहीं था। बिल्कुल। और चर्चा समाप्त करने से पहले श्रोताओं को एक बार फिर याद दिला दे कि इस विश्लेषण में हमने जो भी तथ्य और आरोप डिस्कस किए वो सभी उन रिपोर्ट्स और सोर्सेस पर आधारित हैं जिनका उल्लेख शुरुआत में हुआ था। हम किसी पार्टी का समर्थन या विरोध नहीं करते। सही कहा। और जाते जाते एक आखिरी प्रोवोकेटिव सवाल जो सबको सोचना चाहिए। हाँ, वो ये कि वेस्ट बंगाल, जिसका अपना एक इतना गहरा लेफ्ट विंग और सेक्युलर पॉलिटिक्स का इतिहास रहा है, वहां एक राइट विंग विचारधारा वाली नई सरकार के आने के बाद आने वाले दशक में बंगाल की कल्चरल और पॉलिटिकल आइडेंटिटी किस दिशा में मुड़ेगी? क्या बंगाल अपने पुराने मूल्यों को किसी नए फॉर्म में बचाएगा या उसका राजनीतिक डीएनए पूरी तरह बदल जाएगा? ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी चर्चा में बस इतना ही।